हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने मॉक टेस्ट की एक सीरीज को स्टार्ट किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मॉक टेस्ट है। जो हमने एक मॉक टेस्ट बनाया था उसमें 18 क्वेश्चन है और आज हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट देख लिया होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट डाउनलोड नहीं किया तो आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसमें एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ पे वो टेलीग्राम पे पूरा मॉक टेस्ट जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और है आज आप सबके लिए। अगर आप हमारे इस बैच में आप एनरोल करते हैं तो अभी आपको एक कूपन कोड जो है वो दिया जाएगा। कूपन कोड आप डाल सकते हैं मॉक मॉक टेस्ट 10, जिसमें आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ये कंप्लीट बैच रहेगा आपका, जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इस ऐप को, साहित्य स्टडी ऐप। इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं काम की। ये मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। चलो, क्वेश्चन है एक्सप्लोर हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड डिफाइन पोएट्री एंड द रोल ऑफ द पोएट। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी वाले में आपका प्रीफेस वाला नहीं आएगा, सिर्फ लिरिकल बैलेड आएगा। लिरिकल बैलेड डिफाइन पोएट्री एंड द रोल ऑफ द पोएट। अब यहाँ पे अगर प्रीफेस आया है तो हम इसको क्रिटिकल रिमार्क्स में लेके जाएंगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के सब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्रिटिकल रिमार्क वाला आपको ऐड नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, दोनों चीजें अलग है। मैंने ये सेम क्वेश्चन पीजीटी वाले बैच में भी करवाया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लो इसमें पोएट्री, एक मिनट, पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, एक पॉइंट्स हमारा ये बन जाएगा। ऐसे आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ सब हेडिंग्स जो है वो बना सकते हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, एक तो ये होगी पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। दूसरे नंबर पे फिर आ जाएगा हमारा द रोल ऑफ द पोएट, द रोल ऑफ द पोएट, और वी कैन से मैन स्पीकिंग टू मैन, मैन स्पीकिंग टू मैन। एक ये हो जाएगा मैन स्पीकिंग टू मैन, दूसरा पॉइंट्स। तीसरे नंबर पे हम ऐड करेंगे पोएट्री एज ए मीन्स ऑफ एम्बॉडिंग ट्रूथ, एक ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पे ऐड करेंगे, फोर्थ नंबर पे द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एज इंस्पिरेशन। ठीक है, एक पॉइंट ये बन जाएगा इसमें। देन इसके बाद रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल, जो क्लासिकल नॉर्म्स है, ठीक है, उनको रिजेक्ट किया है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलरेज ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल। और उसके अलावा एक आप लिख लो द पोइट एज इंटरप्रेटर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
ह्यूमंस एग्जिस्टेंस, एक ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले पॉइंट्स लिख सकते हो, देन उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। चलो, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है मैं उस पर लेके चलता हूं आपको। वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लोर हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट डिफाइन पोएट्री एज द रोल ऑफ पोएट। अब इसमें क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कब आया था? इसका जो है वो प्रीफेस लिखा गया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1802 में रिवाइज हुआ है। 1800 में भी आया है ये वाली डेट भी मेंशन करो, 1800। ए फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म रिटन टू explain the revolutionary poetic principle to the preface redefine poetry as the spontaneous overflow of powerful feeling। पोएट्री कब ओरिजिन होती है, ओरिजिनेट कब होती है? पोइट बोल, ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब पोइट जो है वो फीलिंग से या इमोशन से भर जाता है। ठीक है, एंड एलिवेट द पोइट्स रोल एज मीडिएटर, ये भी पॉइंट लिखा है हमने, बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। वर्ड्सवर्थ आइडिया चैलेंज दैट नियोक्लासिकल एम्फेसिस ऑन फॉर्म एंड डेकोरम। अब इन्होंने क्या किया है, जो नियोक्लासिकल जो आर्टिफिशियलिटी है, ठीक है, यानी कि उसको रिजेक्ट किया है। फॉर्म एंड डेकोरम पे ये लोग फोकस करते थे ज्यादा, नियोक्लासिकल। ushering in a new era of poetic expression that value emotion, simplicity and authenticity। और ज्यादा रोमांटिक्स ने फोकस किया है इन चीजों पे, इमोशन पे, सिंप्लिसिटी पे और ऑथेंटिसिटी पे। इसके इस तरह से हम इंट्रो लिख सकते हैं। देन उसके बाद इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट द आर्टिफिशियलिटी एंड ornate language of 18th century poetry, arguing instead of return to simplicity and the naturalness, he asserted poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling। ये तो सबको याद होगी, मास्टर्स में भी आपने ये जरूर कोटेशन पढ़ी होगी। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। दिस डेफिनेशन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल ऑथेंटिसिटी एंड रिफ्लेक्शन, suggesting that poetry arise from deep personal experience rather than mere technical skill। अब वही बात ये बोल रहा है कि जब पोइट्री अराइज होती है, ठीक है, ओरिजिनेट होती है, पोइट्री का ओरिजिन कैसे होता है, जब पोइट जो है वो पूरी तरह से इमोशन से या फीलिंग से भर जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एम्फेसाइज द यूज ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। यहाँ पे स्पेशली वर्ड्सवर्थ ने बात बोली है कि हमें जो रियल लैंग्वेज है, यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज है, उसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो कॉमन मैन है उसकी लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, और अपने वर्क्स में वही वाली थीम रखनी चाहिए कॉमन मैन की ही, ताकि हमारी जो पोइट्री है वो सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, लैंग्वेज का भी हमें सिंपल ही रखना है उसमें। Believing that poetry should communicate directly and accessibly by drawing inspiration from rural life and common people। हर जगह पे ये ऐसे ही बात करते हैं वर्ड्सवर्थ कि किसकी बात हमें करनी है, रूरल लाइफ के बारे में हो गया, कॉमन पीपल के बारे में। वर्ड्सवर्थ सीक टू डेमोक्रेटाइज पोइट्री, मेकिंग इट रेलेवेंट टू ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल द लिरिकल बैलेट पोएम लाइक VR7, एक तो ये पोएम हो गई इसमें लिरिकल बैलेट में VR7। द सोलेटरी रिपर है, सोलेटरी रिपर में भी एक वो लड़की है, खेत में फसल काट रही है, वो गाने गा रही है। रूरल, बिल्कुल जो एक फार्मर की लाइफ हो गई मान लो, या फिर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि किसी गांव की एक लड़की है, बहुत गरीब है, और वो वहां पे खेत में अपने अनाज जो है मतलब फसल काट रही है और साथ में वो सिंगिंग कर रही है। तो उसको यहाँ पे उसकी पिक्चर को मेंशन किया है। सेलिब्रेट द सिंप्लिसिटी ऑफ रस्टिक लाइफ। इन पोएम्स में क्या सेलिब्रेट किया है वर्ड्सवर्थ ने? रस्टिक लाइफ को, while exploring universal theme of love, loss and nature। The role of a poet according to Wordsworth is to act as a visionary who can perceive the beauty and significance of ordinary experience। He described the poet as a man speaking to man। Important point है ये, हमने लिखा था सब हेडिंग में, whose heightened sensitivity allow him to express emotions and resonate universally। critique like Matthew Arnold, देखो ये criticism वाला आ गया इसमें। critique like Matthew Arnold have
praise this idea, nothing that Wordsworth focus on the poet emotional insight marks a departure from earlier notion of poetry as an intellectual exercise. Nature occupies a central place in Wordsworth poetic philosophy. नेचर का यहाँ पे रोल क्या है, कैसे जो पोएट ने यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि किस तरह से जो नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो कितना डीप होना चाहिए. सेंट्रल प्लेस वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलोसफी, ही बिलीव दैट कम्युनियन विद नेचर फोस्टर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंस्पायरिंग बोथ पोएट एंड रीडर. दिस इज एविडेंट इन पोएम्स लाइक टिंटन एबे. टिंटन एबे के अंदर क्या दिखाया गया है, नेचर के बीच में जो ह्यूमन है उसका कैसे कनेक्शन है. ठीक है, where the poet reflect on the healing power, नेचर के अंदर कितनी हीलिंग पावर है, एंड इट्स एबिलिटी टू शेप मोरल कैरेक्टर, और ये हमें मोरली जो है किस तरह से हमारे कैरेक्टर को डेवलप करती है नेचर, ये थीम रही है इसमें टिंटन एबे में. वर्ड्सवर्थ रेवरेंस ऑफ नेचर अलाइन विद द रोमांटिक एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सबलाइम. कॉलरिज एग्री हुए हैं इस बात से, लेकिन बाद में एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की आपस में मतभेद हुए, जिसकी वजह से ये दोनों दोस्त जो है वो अलग हो गई. कॉलरिज एग्री विद वर्ड्सवर्थ एम्फेसिस ऑन पोएट्स एबिलिटी टू कनेक्ट विद द कॉमन मैन. ये वाली एबिलिटी से वो एग्री हो गए कि हमें कनेक्ट करना है कॉमन मैन से, एंड ही बिलीव दैट दिस मेड पोएट्री मोर यूनिवर्सल एक्सेसिबल. हाउएवर मेनी क्रिटिक इन वर्ड्सवर्थ time, particularly those who followed the classical tradition, were less receptive to his idea. अब इन्होंने किया क्या, ये तो एक बार तो अग्री हो गए थे, लेकिन बाद में जब ये दोनों दोस्त वो हर बात के लिए कॉमन मैन की बात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या क्या किया, वर्ड्सवर्थ ने ये बोला था कि कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज करना है और बिल्कुल रूरल और रस्टिक लाइफ की थीम को ही लेके चलना है. लेकिन इस बात से बाद में एस.टी. कॉलरिज सहमत नहीं हुए. एस.टी. कॉलरिज ने साफ साफ क्लियरली बोला था कि अगर हम जो पोएट हैं वो बिल्कुल कॉमन मैन की लैंग्वेज से ही हमारे जो वर्क्स हैं वो लिखेंगे या पोएम लिखेंगे, तो क्या फर्क होगा एक पोएट के अंदर और एक कॉमन मैन के अंदर. ठीक है, तो जिसकी वजह से दोनों दोस्त अलग हो गए थे. उसके बाद वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज वाज टू प्लेन एंड हिज पोएम टू इमोशनल, लैकिंग द इमोशनल स्ट्रक्चर दैट दे बिलीव वाज एसेंशियली टू गुड पोएट्री. वन मेजर क्रिटिसिज्म वाज द वर्ड्सवर्थ आइडिया यूजिंग कॉमन लैंग्वेज. ये रहा है ना, स्पेशली क्रिटिसिज्म इनका क्यों किया गया है, क्योंकि ये हर जगह पे ये कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहे थे. और कुछ एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जिसका एस.टी. कॉलरिज ने खुद क्रिटिसिज्म किया है. उन्होंने बोला है कि इन्होंने हर जगह पे कॉमन मैन या कॉमन मैन की लैंग्वेज है, रस्टिक लाइफ है, उसको यूज कर रहे हैं. लेकिन कुछ पोएम ऐसी है जो जिस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने खुद ऐसा नहीं किया है. आप ये इस तरह के आइडियाज को यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कौन कौन सी पोएम है. ठीक है, माइकल है, रूथ, द ब्रदर्स, ये पोएम है जिसमें उन्होंने इन ऐसी लैंग्वेज को यूज नहीं किया है. उसके बाद फॉर इंस्टेंस क्रिटिक अगला गया, सैमुअल जॉनसन आर्ग्यूड दैट पोएट्री शुड मेंटेन ए लेवल ऑफ रिफाइनमेंट एंड ब्यूटी इन लैंग्वेज. देखो बैलेंस करना है. डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि रिफाइनमेंट के लिए एक लेवल जो है वो मेंटेन करना है. रिफाइनमेंट एंड ब्यूटी इन लैंग्वेज, समथिंग दैट वर्ड्सवर्थ अप्रोच सीम टू इग्नोर, यानी कि वर्ड्सवर्थ की अप्रोच को यहाँ पे इग्नोर किया गया है. जॉनसन्स व्यूज दैट द पोएट टास्क was to elevate language, not to make it more mundane or simple. However, Wordsworth's ideas were not without criticism. S.T. Coleridge, his collaboration on lyrical ballad, argued that Wordsworth's focus on simplicity sometimes result in triviality. Despite such critique, Wordsworth's preface remain a landmark in literary history, reshaping the purpose and practice of poetry. अब इस तरह से आगे हमने कंक्लूजन लिखना है. वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड रिवोल्यूशनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री बाय एम्फसाइजिंग इमोशन, सिंपलिसिटी एंड कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर. देखो जो हमने यहाँ पे जो सब पॉइंट्स लिखे थे, आप उन्हीं सब पॉइंट्स को आप कंक्लूजन में डाल सकते हो. ठीक है, उनको बैलेंस करके.
By redefining poetry and the spontaneous overflow powerful feeling, Wordsworth championed a new aesthetic that continued to influence on modern literature. His vision of poet as a sensitive interpreter, ये भी देखो, हमने स्टार्टिंग में सब जो सब हेडिंग की थी उसमें हमने इमोशंस और सिंप्लिसिटी इसकी बात की थी, कनेक्शन की। देन उसके बाद रीडिफाइनिंग पोइट्री इंटरप्रेटर की बात की थी। सेलिब्रेशन ऑफ नेचर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रिमेन टाइमलेस। वर्ड्सवर्थ declare the poet is the rock of defense of human the enduring significance of the poet। देखो क्वेश्चन कितना बेहतर तरीके से ये बनाया गया है, आप इसको और भी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप पैटर्न ये वाला ही रखो, ना ही आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से बाहर जा रहे हो इसमें। ठीक है, ना ही कुछ फालतू की आपने कोई समरी वगैरह लिखी है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ पहले सब जो पॉइंट्स है वो लिख लो जैसे मैंने लिखे थे, फिर बाद में उनको आप डिफाइन कर सकते हो। आप इस तरीके से आप इसमें सब हेडिंग भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 18 में से 15 क्वेश्चन करने तो सबकी सब हेडिंग डाल के ऐसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन लिखते टाइम मेंटेन करना है। कोई आप 4 पैराग्राफ बना सकते हो किसी क्वेश्चन में। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप जिसमें आपके पास कंटेंट ज्यादा है उसमें आप सब हेडिंग बना सकते हो, ताकि ज्यादा कंटेंट जो है, ठीक है, वो कम वर्ड्स में भी, वर्ड्स कम होंगे लेकिन जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो ज्यादा दिखेगी फिर उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।